बात करेंगे हम अब, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3। तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। बताया नहीं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, ये बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। फर्स्ट क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर का पर्पस क्या होता है? सिर्फ फर्नीचर बनाना, इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये हमने सेल ऑफ गुड्स में किया था, है ना, डेफिनेशन ऑफ गुड्स में पढ़ा है मेरे से? नहीं पढ़ा। अभी करेंगे, वो सारा आएगा वो, और इसमें प्रॉपर आएगा, ठीक है ना। तो और ग्रोइंग क्रॉप्स, पर्पस क्या है क्रॉप्स का? चाहे वो लैंड के ऊपर उग रही है, काटनी तो पड़ेगी, कट गई तो क्या बन गई? बोलोगी। थर्ड, ग्रास, घास है, काटनी है, कब तक खड़ी रखोगे? कट जाएगी, गौओं का चारा बन जाएगा, या कहीं और यूज हो जाएगी खाद बनाने में, है ना, व्हाटसोएवर पर्पस। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीजें प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसको रेड विद डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पे हमने स्पेसिफिकली करा है कि जी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी। यहां पे ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूवेबल है। वहां पे हमने गुड्स में ऐड कर लेना कि ये गुड्स होगी। अब टिम्बर को सेल हो सकती है, ग्रास की भी हो सकती है, क्रॉप्स की तो होती है, समझे। तो ये नेगेटिव रेशन है। इन ऑर्डर टू गेट ए फुल डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वी हैव टू गो टू दी जनरल क्लॉजेस एक्ट। सेक्शन 4 of General Clauses Act defines immovable property, and it includes number 1, section 4 of General Clause Act. So मैं immovable property को IMP लिखूंगा for my convenience, right? आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बट हमने एग्जाम में कभी भी शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी, ध्यान रखना है। MP IMP ये आप नहीं लिखोगे, ये हमारा टाइम सेविंग प्रैक्टिस है, ठीक है। वहां पे पूरा लिखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, लिख तो वो तो ठीक है, वो यहाँ आया HC हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो ठीक चलेगा, ठीक है ना। कि आप ऐसे नहीं है टेक्सचुअल लैंग्वेज को ही आप शॉर्ट करने लग जाओ। अब आप कहोगे जी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज है, आप वो IC, उसको क्या पता वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले जाए, फिर कट गए नंबर। इसलिए शॉर्ट एब्रीविएशंस आर नॉट अलाउड। पूरा लिखो, टाइम लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंक्लूड्स नंबर 1 लैंड, दूसरा बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ लैंड, तीसरा थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। ये 3 चीजें इमूवेबल। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, व्हाट इज लैंड? लैंड क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ, सिंपल। लैंड इज सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस सरफेस में 3 चीजें आएंगी, अपॉन सरफेस ऑफ लैंड, अंडर सरफेस ऑफ लैंड, थर्ड अबव सरफेस ऑफ लैंड, अपॉन सरफेस। अब दिख रहा है बड़े में, अबव क्या आ गया? अपॉन, अंडर, अबव। अब सरफेस ये है,
सबसे पहले इसके ऊपर, इस सरफेस के, मान लो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर दैट इज अपॉन, इसके नीचे अंडर, अबव। समझे प्रैक्टिकली क्या होता है, इसको सीखेंगे अब क्या है। सो नंबर 1 अपॉन सरफेस, लैंड के ऊपर, इमीडिएट ऊपर क्या है, नहीं, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो बीजी इसलिए पैदा हुई। तो अपॉन सरफेस हम क्या कहेंगे जी, अपॉन सरफेस क्या आएगा, स्टोन्स, सॉइल, रिवर्स, ठीक है, दीज आर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। समझे, लिखते जाओ इसको साथ साथ, हाँ, दीज आर इमूवेबल। अब वाटर की बात आती है ना, नदी है, पानी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सपोज इसको पैक करके बेच रहे हैं तो वो मूवेबल हो गया, सेल ऑफ गुड्स में हमने करा था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को वहां से कंपैरिजन करेंगे, राइट, गॉट। व्हाट इज अपॉन सरफेस, वो सारा इमूवेबल। अब आ गया अंडर सरफेस। अंडर सरफेस क्या है, मिनरल्स, गोल्ड, कोल, ये सारा जो जमीन के नीचे मिल रहा है, सारे मिनरल्स हो गए, तरह तरह के, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी है, कोल माइन, कोयला, एटसेट्रा, दीज आर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी टिल दे आर रिमूव्ड। अब गोल्ड है, रिमूव हो गया, ज्वेलरी बन गई, मूवेबल है। कोल है, निकाला, पट्टी बांधा, मूवेबल है। कोल है, रिफाइन करा, डायमंड बना, क्या है, मूवेबल है। टिल दैट ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द सरफेस, दीज वुड बी कॉल्ड एज इमूवेबल। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी बहुत गलत हो जाएगा। यू कैन नेवर से दैट। अभी सीखो सिर्फ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी क्या एज पर लॉ। कहने को तो हम बहुत कहेंगे, अब आगे करेंगे कि ट्रीज क्या मूवेबल है या इमूवेबल है, देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करा, अपॉन द इमीडिएट सरफेस पे क्या है, बिल्कुल नीचे क्या है। अब अबव द सरफेस ऑफ लैंड क्या आएगा, एयर, स्पेस, लाइट, वो तो नीचे आके गिर गई, ऐसे पहले समझो फिर क्वेश्चन करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। प्रीलिम्स का क्लियर ना होने का फंडा यही रहेगा। पहले इसको देखो कि ये कहना क्या चाहता है, लॉ क्या कहना चाहती है, डेफिनेशन क्या कह रही है। कि एक लॉ है, आपको लिख के दे दिया मैंने, है ना, लेजिस्लेशन ने बना दिया, वो सीखना है हमने कि वो क्या है, उसकी एक्सटेंशन हम बाद में करेंगे। वो तो ऊपर ही हो गया जी, वो तो नीचे थोड़ी आएगा। एयर है ना, वो आसमान, बेच थोड़ी सकते हैं हम। इमूवेबल प्रॉपर्टी ही क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि आगे जाके हमने इसको बेचना खरीदना भी तो है। क्या आप एयर बेच सकते हो, पगड़ी एयर बेच दी, लिफाफे में क्या दे दी, आसमान नहीं, तो ये इमूवेबल हो गया ना। कौन सी प्रॉपर्टी होगी कौन सी नहीं होगी, टेंजिबल इनटेंजिबल, वो देखेंगे हम आगे, राइट। तो ये क्या होगी हमारी इमूवेबल। दिस इज रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लैंड। देन अब आएंगे इसमें बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। हाँ जी, तो अब क्या आ गया, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। मेरा एक लैंड पे घर है, अब उस घर में जाना मेरा राइट है, सबका घर है आपका, चाहे किराए पे जैसे मर्जी है, अपना है जैसे भी है, आपका राइट है, वो राइट आपका इमूवेबल है। फ्रूट्स लगे हुए हैं ट्री पे, है ना, वो लैंड में लगा हुआ ट्री, तो वो इमूवेबल है। जो भी आपको बेनिफिट आउट ऑफ लैंड मिल रहा है, क्रॉप्स को हमने कह दिया मूवेबल है, उससे बेनिफिट क्या आ रहा है, ऐसा। हाँ, क्लास किसी को रेंट पे कर दिया, रेंट आ रहा है। नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं कि वो घर में जाना,
मेरा राइट है, राइट टू लिव इन दैट हाउस, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी, क्योंकि वो लैंड से मैं बेनिफिट ले रहा हूं। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं चल रहा हूं, इस लैंड के ऊपर चलना मेरा राइट है, ऐसे बेनिफिट जो लैंड से है। ठीक है, नंबर 1 लैंड, 2 बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, 3 थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो आप बात कर रहे थे, अब उस पे आएंगे। थिंग्स अटैच टू अर्थ क्या होगा? हाँ जी, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आ गया थिंग्स इम्बेडेड, थिंग्स EMBEDDED इम्बेडेड इन अर्थ। उसके बाद थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो embedded in earth. Thereafter, things rooted in earth. Things embedded, इंटेंशन क्या है? कैसी इंटेंशन होनी चाहिए? जो धरती में गड़ी हुई कोई चीज है, हमने लगाई है, उससे क्या होना चाहिए? इंटेंशन इज टू गेट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, एनी बेनिफिशियल enjoyment of land and becomes part of land. अब एग्रीकल्चरल लैंड है, हैंडपंप लगाया तभी तो पानी जाएगा खेतों को। हैंडपंप क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मोटर लगाइए, हैंडपंप लगाया तो फॉर द टाइम बीइंग एम्बेडेड इन अर्थ है, उससे क्या होगा? पानी मिलेगा। इंटेंशन क्या है? मेरे बेनिफिट के लिए है, तो वो फॉर द टाइम बीइंग तब तक वो क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। सारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वो सारा नीचे तक सारा पूरा ही हो गया जी वो, राइट। पर अगर हम ये कहें कि ये वॉल एलईडी है ना, ये लैपटॉप, चलो इसको मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे दीवार पे, है जो एसी एलईडी टाइम पीस, ये वॉल इटसेल्फ, क्या ये मूवेबल है? जब तक ये टैक्स है। बिल्कुल, जब तक ये अटैच रहेगी तब तक ये इमूवेबल है। ठीक है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हर केस में नहीं कहेंगे कि ये कि इमूवेबल ही है, किसी किसी केस में कहेंगे। अगर अब मान लो इंस्टीट्यूट है, दीवारें जरूरी है, एलईडी जरूरी है, तब तो है। अब जैसे हैंडपंप है वो जरूरी है खेती के लिए। नेक्स्ट, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, है ना। अब ये वॉल, ये कमरे के लिए जरूरी है, इसके साथ क्या अटैच हुआ है? लाइट, ट्यूबलाइट, फैन। थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ, ये पूरी की पूरी दीवार धरती में लगी हुई है, तो बेनिफिट एंजॉयमेंट क्या हो गया हमारा इसका? ये ट्यूबलाइट, पक्के, ये सब उतार दोगे तो मूवेबल बन गया, लग गया तो फॉर द टाइम बीइंग राइट। थर्ड, जैसे कि पूरा मॉल है वो जो सो इम्बेडेड, क्योंकि एंजॉयमेंट है। पूरा मॉल ही इमूवेबल ही है वो तो। मॉल को आप कल के जाओ, खरीद के आओ, उसको सौदा करोगे, तो हम कई बार ऐसे प्रॉपर्टी के लेन देन करते हैं तो वो ट्यूबलाइट और फैन घर के बीच ही दे देते हैं, जैसे हम छोड़ रहे हैं, छोड़ो, हाँ अलग पैसा नहीं देंगे, उनकी मर्जी है। बिल्डिंग्स एंड ऑल ये तो सारे इमूवेबल ही हुए ना, ये कहीं चल के थोड़ी जा सकते हैं। जब इनका मलबा बन जाएगा, वो मलबा क्या होएगा? सारा बचा हुआ मटेरियल मूवेबल हो जाएगा, राइट। अब थिंग्स रूटेड इन अर्थ, अब रूटेड इन अर्थ का मतलब क्या आ गया? सारे ट्रीज, प्लांट्स,
जो धरती में रूटेड है। हाँ, अब ये टिम्बर भी एक पेड़ ही है, बट हमने स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाल दिया। क्यों? इंटेंशन ही नहीं है सर, वहां पे रखने की इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसको उखाड़ना है, काटना है और फर्नीचर बनाना है। अब ट्रीज स्पेसिफिकली इमूवेबल होंगे या ना होंगे, इंटेंशन हैज टू बी सी। अब वो कह रहा है जी आम किन्नू के बाग है सेब हिमाचल में, अबोहर में किन्नू के लगते हैं, है ना, तो वो सारे क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उससे वो बेनिफिट ले रहे हैं। नहीं, पर्पस होता है ना। आप जाओ हिमाचल में, एक ताड़ी तोड़ के दिखाओ, एक छोटी सी ताड़ी, जुर्माना अलग है, सजा अलग है। उन्होंने क्या रखा है कि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, और इन्वायरमेंट के 3-4 एक्ट है उनके, वो सारा हम ऐसे इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब ये तो पंजाब हरियाणा में, जहां मुंह देखा पेड़ काटा, झुग्गियां बना ली, बाहर से लोग आके ऐसे ही रह रहे हैं, है ना। कोई जगराता करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई पाठ करना है, कट दो जी पेड़ नू, टेंट वधिया लगना चाहिए, है ना। अब वो नेशनल हाईवे पे नई पॉलिसी आ रही है, वो ये कहते हैं कि जब वो ये डली हुई है, ऑफर चल रहा है कि जी आप जब नेशनल हाईवे बनाओ तो साथ पेड़ तभी लगाओ जब लैंड एक्वायर कर रहे हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें पता ही नहीं है कि लैंड कब कहाँ मोड़ छोड़ना है, कुछ छोड़ना है, कहाँ रास्ता रखना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। पर पॉसिबल हो सकता है अगर सरकार चाहे, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ट्रीज की क्या है, हम इंटेंशन देखेंगे। शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। क्या हेल्ड हुआ इसमें? हेल्ड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज विल हैव टू बी सीन। Intention of the parties will have to be seen whether a tree is regarded as movable property or immovable property. Will have to be seen whether a tree is regarded as movable property or, जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका आंसर यही है कि ऐसे तो सारे पेड़ काट दोगे, जिसको मूवेबल बनाओ, ये इमूवेबल क्यों है? पहले तो इसको मूवेबल करो। हमने इसको टीपीओ में पढ़ना ही नहीं, इसलिए कोई छोटा करो है ना। ऐसे नहीं, इंटेंशन देखेंगे। अब एक पेड़ ऐसे होते हैं, सुकड़े सुकड़े से होते हैं, इतने इतने लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े। उसका पर्पस क्या है? वो 10 साल बाद काट के बेचने ही होते हैं, क्योंकि वो लकड़ी है, वो बिकती है बहुत महंगी। जो अक्सर लोग अपने फार्म हाउस के इर्द गिर्द लगा देते हैं चारों तरफ, पत्ते बड़े बड़े होते हैं। पॉपुलर ट्री, आई थिंक वो पॉपुलर कुछ होता है, वो तो मोटे मोटे होते हैं ना, ये पतला सा ट्री होता है, इतना सा लंबा सा, जो कृष्ण मूवी में था, वो जो ऊपर से गिरती होती है, वो याद आया? लंबे लंबे पेड़, ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो उनको कटना ही है, क्योंकि 15 साल बाद उसका बहुत मोटा पैसा मिलता है। वो तो जी डियर, वो तो मूवेबल ही है जी, बाहर से चाहे नकली ले आओ चाहे असली ले आओ, तो मूवेबल है। अब कैफे में कितनी देर रखोगे? तो अब समझे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। और क्या होता है बताओ? इसके अलावा और क्या होगा? क्रॉप्स कहोगे वो कट जाएंगी, है ना। आलू प्याज लगाओगे वो भी उखड़ जाएंगे। थिंग्स रूटेड इन अर्थ, रूट्स क्या किसकी होंगी? ट्रीज की होंगी, और किसकी होंगी? ठीक है ना। तो अब लैंड में क्या आ गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? लैंड अपॉन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। थर्ड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, और लैंड भी लिख सकते हो। थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, एंड थिंग्स रूटेड। ये सारा मिलके हमें क्या बताएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर आज तक, अभी तक कोई भी मेंस का क्वेश्चन नहीं बना अब तक,
जितना मैंने 20 साल का हमने देखा है पेपर पैटर्न, क्योंकि आना एक या दो क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने इसको क्यों समझना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। राइट, नाउ विल मूव ऑन टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी, जिन्होंने एसआरए पढ़ा वो बताएंगे। हाँ जी, क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है, चलो अभी ठीक कर देते हैं। अब इसमें पढ़ोगे टीपीए में डेफिनेशन देखो इंस्ट्रूमेंट की क्या है। इंस्ट्रूमेंट मींस ए नॉन टेस्टामेंट्री। अब इंस्ट्रूमेंट टेस्टामेंट्री भी हो सकता है, नॉन टेस्टामेंट्री भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ट्रांसफर की बात की, एक्ट ऑफ पार्टीज नॉन टेस्टामेंट्री है वो। ठीक है, टू लिविंग पर्सन्स आपस में प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है। अब विल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, वो टेस्टामेंट्री है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। बट टीपीए की डेफिनेशन में हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्लूड करा है, क्यों करा है, क्योंकि बिटवीन लिविंग पर्सन्स हमें दो बंदे चाहिए। एसआर में जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 33 कैंसलेशन, वहां पे वर्ड यूज है इंस्ट्रूमेंट, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट विल्स एंड ऑल सब कुछ आ गया उसमें, कवर अप हो गया। बट फॉर द पर्पस ऑफ टीपीए इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट्री। व्हाई नॉन टेस्टामेंट्री, क्योंकि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन, ए ट्रांसफर इंटर वाइवोस। दैट इज व्हाई इन्होंने स्पेसिफिकली, अब इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन एसआरए में नहीं है, नहीं, इसी में क्यों है, क्योंकि टीपीए कहां पे लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब कनेक्ट कर पाए इसको कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब टीपीए में नॉन टेस्टामेंट्री ही क्यों लिखा है। अगर इसको ना डिफाइन करते तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो सारा कुछ ही आ जाना था, तो टीपीए उसमें लगता नहीं। समझे करण, आया दिमाग में बैठा कि नॉन टेस्टामेंट्री ही क्यों लिखा इसको, इतनी सी लाइन का कितना बड़ा मतलब निकल गया। राइट, चलो आगे अटेस्टेड। तब अटेस्टेशन क्या होगी, अटेस्टेशन क्या होती है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अटेस्टेड और अटेस्टेशन। पता सबको है, दिल्ली करवाते हैं कोर्ट में, है विटनेस नहीं मिलता, उन 500 दे दे, वो साके टेस्ट कर दूंगा, यही होता है। नोटरी हो गया, किसी की विटनेस डालनी है हमने। जब आप बेल बॉन्ड्स भरते हो, पैसे मिलते हैं आपको, तब तो बड़ी खुशी खुशी करवाते हो कि जी हाँ पैसे मिलेंगे आज। तो पर्पस क्या है, दो मिनट से, हेलो मेरा नेट नहीं चलता यार, मैं बाहर आया हूं, देख लो है मैं दोनों लाइटें चल रही है, रेड और ग्रीन दोनों चल रही है, पर नेट पिकअप नहीं कर रहा है, कोई वीडियो ऑनलाइन साइट कुछ नहीं चल रहा है। हाँ जी, सॉरी कहाँ पे थे, इधर इधर इधर, कम ऑन। अटेस्टेशन, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है ना, तो हम उसको अटेस्ट करवाते हैं कि जी नोटरी टेस्ट करवा ला, नोटराइज होता है, एक ना लाइसेंस मिलता है एडवोकेट्स को, तो उनके पास पावर आ जाती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। अब मैंने बताई दी, दिस इज अटेस्टेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, चलो अटेस्टेशन तो हमें पता है, पता चल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अटेस्टेशन का इतना ही ऑब्जेक्ट होता है कि जी जिसने भी ये डॉक्यूमेंट तैयार करा है, ये मेरे सामने करा है, वॉलंटरली करा है, फ्री विल करा है,
और मैं इसको सिग्निफाई कर रहा हूं कि इसके साथ कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं हुआ, इनवॉलंटरली कुछ नहीं हुआ, है ना। आपने मेरे को पैसे देने हैं, मेरे को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, कल आप मेरे को केस कर दोगे, तो आप मेरे को लिख के दे सकते हो कि जी मैं आज इतने पैसे इनको अपनी मर्जी से दे रही हूँ, साइन कर दो। मेरे को फिर भी भरोसा नहीं है आप पे, आपने साइन भी कर दिए, फोटो भी लगा दी, मैं अटेस्टेशन करवाने जाऊंगा उसको कि जी ये नोटरी के रजिस्टर में इसकी एंट्री करवा दो और अटेस्ट करवा दो। हाँ वही सही उसी में ये प्रैक्टिकल आ गया। अब देखो तो आपको शरेआम ठगा गया है, वो 20 रुपए के काम के लिए 2000 ले लिए। चलो कम टू द पॉइंट, ऑनलाइन बच्चे सुनने छोड़ो। तो क्या होता है अटेस्टेशन का, हम पर्पस समझते हैं। देखो प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकली अलग होता है। अब इस सदमे में चला जाना कि 20 का काम 2000 में हो गया। सुनो, तुमने पेपर क्लियर करना है। अटेस्टेशन क्या होती है? तो वो सिग्निफाई करता है, वो अटेस्ट करता है कि जी जो इसने डॉक्यूमेंट बनाया है ऐसे ही अपनी मर्जी से बनाया, फ्री कंसेंट है, ठीक है, और उसको इसके बारे में नॉलेज है जिसने बनाया है। पर जो अटेस्ट कर रहा है उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। उसने डॉक्यूमेंट बनाया, अपनी मर्जी से लिख के लेके आया, अटेस्ट करो और जाओ। तो ये कौन अटेस्ट करेगा? ए पर्सन, ऑब्वियसली विटनेस करेगा, ठीक है, कोई विटनेस भी कर सकता है। वो विटनेस कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का और मेजर होना चाहिए। ओनली देन ही कैन अटेस्ट। कभी कोर्ट में किसी माइनर से अटेस्ट करवाया? क्योंकि प्रैक्टिकली हम रोज इन बातों को जी रहे हैं, बट पता नहीं कहां लिखी है और क्यों लिखी है। अगर कोई माइनर करेगा, माइनर को तो हम मानते ही नहीं कि उसका जो एग्रीमेंट करा हुआ है वो तो वही नहीं है। अगर वो टेस्ट कर देगा उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। 18 साल के बाद हम समझते हैं कि उसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, अब वो टेस्ट कर सकता है, वो समझ सकता है कि हो क्या रहा है। नहीं, कोई भी कर सकता, आप भी कर सकते हो इफ यू आर अबव 18। अब विटनेस बन रहे हो कि जी हाँ ये जो डॉक्यूमेंट में लिखा है मेरे सामने हुआ है और इन भाई साहब ने लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है। मैं सिर्फ इतना कर रही हूं, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, मेरे को नहीं पता। पता भी हो, आपका उससे लेना देना कोई नहीं है। आप जो टेस्ट कर रहे हो इनके लिए कर रहे हो, थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे। वो तो ये देखे ना इनको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब सवाल आता है, क्या एक एडवोकेट कर सकता है टेस्ट? पर हम करते नहीं। क्यों? हमारी मर्जी। नहीं, कोई भी कर सकता है, ठीक। एक टाइपिस्ट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मेजर। टाइपिस्ट कर सकते हैं, सब बंदा ही है, बंदे नहीं टेस्ट करना, ठीक है। पर वही बंदा जो आप कह रहे हो कोई भी कर सकता है जी, बंदा ही होना चाहिए। जो बंदा उस ट्रांजैक्शन के विच इंटरेस्टेड है, क्या वो बंदा अब कर सकता है? हाँ। अब मान लो किसी आपस में हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी बी एंड सी खरीद रहे हैं, क्या उन दोनों में से एक विटनेस बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। वो तो कहेगा कि ये तो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वाइफ को बना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो बाद में सारा कुछ, चाहे वो एलिमनी में वो सारा ले जाए चाहे उसी का है, चलो एलिमनी को छोड़ो, सारा कुछ उसी का है, उसके बच्चों का है, बट वो इंडिपेंडेंट है, वो ट्रांजैक्शन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो कोई भी पर्सन कर सकता है, बट ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजैक्शन। ये अटेस्टेशन के बारे में बोलना, ठीक है। तो जब भी कोई विटनेस अटेस्ट करता है तो उसको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले क्या क्या देखेगा विटनेस? सबसे पहले वो देखेगा कि जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है क्या उसने साइन करे हैं। उसको सिग्नेचर देखने होने चाहिए, हाँ जी मेरे सामने उसने करे। जब भी हम विल बनाते हैं, रजिस्टर करवाने जाते हैं, 2 विटनेस लेके जाते हैं ना। मोस्टली रजिस्ट्रार वहां पे ही साइन करवाता है सबके सामने। प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करो, प्रोसीजर यही है कि जी एक वसीयत करता जिसने विल बनाई है वो
वहीं पे साइन करेगा, और जो उसके विटनेसेस हैं इंडिपेंडेंट, वो उसके सामने उसको देखेंगे। पहले एक विटनेस देखेगा कि इसने साइन कर दिया, फिर वो साइन करेगा, जब वो साइन कर रहा होगा तो दूसरा भी देख रहा होगा। तो एक विटनेस क्या करेगा, सबसे पहले क्या देखेगा कि जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है क्या उसने साइन करे, नंबर 1। किसी और ने साइन करे, वो और बंदा क्या होगा, सेकंड विटनेस। ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें बना के देखें, एक डायग्राम बना के देखेंगे। जो अगर रजिस्टर करवा रहे हैं तो लीगल ही है ना, डॉक्यूमेंट में हम आ रहे हैं। देखो समझो, मान लो ये किसी की विल है ऐसे, ठीक है, ये हमने सारा लिख दिया, यहां पे वो एक साइन कर रहा है अपना बंदा, वो एफिडेविट में होता है। ठीक है, तो ये जो वसीयत करता है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टेटर। ठीक है, तो उसने साइन करे, हम क्या करते हैं, एक नंबर विटनेस यहां, दूसरा यहां, एक तरह उसके साइन हो गए और विटनेस के साइन हो गए। इस पे उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर जो भी लिखना, आधार नंबर, जो मर्जी लिखो, अपनी मर्जी है। सेम गोज विद सेकंड विटनेस। जब इसने यहां पे साइन करे तो ये देख रहा है ये विटनेस वही है, इसका नाम टाइप हुआ है, ठीक है, और दूसरे विटनेस ने यहां पे साइन करे तो ये इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। सेम गोज विद दिस पर्सन टू, इसने इसको भी देखा और इसके जो साइन होंगे यहां पे इसको भी देखा। ये हर एक विटनेस को देखने का प्रोसेस है। एक विटनेस देखेगा कि जिसने डॉक्यूमेंट बनाया उसके साइन, जो अदर विटनेस है उसके साइन, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटेंट जो बना रहा है उससे एक्नॉलेजमेंट लेगा कि हाँ जी ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है अपनी मर्जी से। दिस इज द वैल्यू ऑफ विटनेस। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वकील या टाइपिस्ट से लिखवाया, साइन मारे, ओ यार मेरा यार दोस्त ही है, कर दे साइन, कख नहीं पता उन्हें। हालांकि उसको बताना चाहिए कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें ये लिखा है, मेरे बेनिफिट का डॉक्यूमेंट है, अपनी मर्जी से बना रहा हूं, उसको बताना पड़ता है। बिल में भी हम लिखते हैं कि जी आज 100 तारीख को मैं ये बनाने जा रहा है ना, मैं ये बनाने जा रहा हूं अपनी मर्जी से, बिना किसी दबा के, प्रेशर के, जोर आजमाइश के, मैं इसको बना रहा हूं। लिखते हैं जस्ट टू शो वॉलंटरीनेस। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कौन होगा वो, और वो क्या देखेगा, तब जाके वो विटनेस अटेस्टेशन करने के लायक होगा कि हाँ जी मैं ये कह रहा हूं कि इसने मेरे सामने ये किया। अब समझे ये सारा प्रोसेस। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन अब क्या होगी। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? Registration is a process by which a document is officially recorded. घर खरीदा, एक पेपर का बंडल मिला आपको, वो प्रोसेस जिसमें वो बंडल ऑफ पेपर्स गो थ्रू होके जाएंगे और सरकारी बन जाएंगे, वो पेपर पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, उस प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन कहते हैं पंजाब अगर हाँ जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं हम, वो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है ना, वो देखेंगे अब क्या होता है। इफेक्ट क्या है इसका रजिस्ट्रेशन का, इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। मैं कह रहा हूं कि जी आप इस घर के ओनर नहीं हो, क्योंकि नहीं जी मैं ही ओनर हूं, क्यों, ये रजिस्ट्री, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये होती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, और ये बताएगा कि इस जमीन का मालिक कौन है, ओनरशिप, टाइटल किसका है। बट अभी लॉ बड़ा डिफरेंट आ रहा है कि मियर रजिस्ट्रेशन डज नॉट अमाउंट कि आप ओनर हो, तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा उसके साथ। बिल्कुल राइट, समझे रजिस्ट्रेशन क्या होती है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं रजिस्टर करवाने। सबसे पहले हम स्टैम्प पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम लिखवाते हैं कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, उसके नंबर्स क्या है, सब कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है लैंड पेपर, स्टैम्प पेपर से। ठीक है, वो अलग बात है। देखो कि जी हमने एग्रीमेंट एंटर करा 500 के 4000 के स्टैम्प पेपर लेके,
बट जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं उसको तो फाड़ते ही है ना। आपको ये प्रोसेस पता है? एग्रीमेंट टू सेल फाड़। जब भी हम कोई लैंड खरीदते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। प्रैक्टिकल बातें करते हैं, है ना। मैंने एग्रीमेंट किया आपके साथ, है ना? आपने 10 लाख दे दिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 90 लाख आप जब मैं दोगे तब ये हम स्टैंप पेपर स्टैंप ड्यूटी निकालेंगे जी, सरकार ने कितने % इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लेनी है। अगर वो मेल करवा रहा है 10% है, फीमेल करवा रही है तो 6% है। तो अगर मेल को रजिस्ट्री करवा रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सरकारी रेट चाहे जो मर्जी हो उसको भूल जाओ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रजिस्टर करवा रहा है तो उसका 10% कितना हुआ? 10 लाख हो गया। 10 लाख हमने सरकार को पे करके स्टैंप पेपर्स बाय कर लिए प्रिंटेड, ठीक है। फिर जो हमने एग्रीमेंट टू सेल बनाया होता है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम रजिस्ट्री टाइप करवाते हैं प्रॉपरली। पहले हम सैंपल चेक करते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट करके उसके ऊपर सारा प्रिंट निकलवा लेते हैं। नंबर 1 स्टेप, स्टैंप पेपर बाय करें और उसके ऊपर अपना लिखवा लिया। नंबर 2, जब लिखवा लिया तो सिग्नेचर भी तो करने पड़ेंगे, तो एग्जीक्यूटेड एंड 2 विटनेसेस अगेन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे। जो बायर होगा मोस्टली उसी के होते हैं। दोनों का कर लो, वैसे बायर भी कर लेने कोई दिक्कत नहीं। जनरली जस्ट सी के 2 विटनेसेस होंगे, बराबर करना है तो दोनों का 1-1, राइट। आगे जी विटनेस आगे, फिर हम रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट देते हैं कि जिसको उसको प्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब वो रजिस्ट्रार क्या करेगा? सबके प्रूफ चेक करेगा, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करेगा, जो खरीद रहा है वो बेच रहा है, जो विटनेस है सबको चेक करके वो अपनी एडमिट कर लेगा उसको डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रूमेंट में अपने रजिस्टर में। ऐसे ही होता है और यही प्रोसेस। नेक्स्ट क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करेगा वो तो आजकल तो ऑनलाइन होने लग गया कि जी अपॉइंटमेंट लेके जाओ, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फी होती है सीधा सरकार को चली जाती है। पहले क्या होता था कि पैसे देके डेट लेते थे कि जी रजिस्ट्रेशन फी जमा कराती, आ रही रसीद होती, सन रजिस्ट्री करवाओ। आजकल ऑनलाइन होता है, पेमेंट करो, नंबर ले लो, वहां पे पहुंच जाओ, रजिस्ट्री करवा लो। प्रोसेस यही फॉलो होना है, वो सारे देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी एक कॉपी बना के वो अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं, दूसरी कॉपी किसको दे देते हैं? नए बायर को, ठीक है। और जब वो इसको रजिस्टर कर लेते हैं, एक स्टैम्प पेपर के पीछे वो सारा उसको फॉर्मेट, फोटो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, नया नंबर, जो पुराना था वो सारा कुछ लिख के उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि जी आज इस तारीख को इस साहब ने एज अ रजिस्ट्रार इसकी रजिस्ट्री की है। विटनेस उनके साथ होते हैं, उनकी सबकी एक फ्रेम में, जैसे हम इस फ्रेम में हमारा आ रहा है, इसी फ्रेम में जैसे मैं आ रहा हूं, मान लो मैं रजिस्ट्रार हूं, मेरे पीछे आप खड़े होगे सारे, सेलर बायर टू विटनेस, फोटो होगी और वो उसके ऊपर प्रिंटेड आ जाएगी। 1 घंटे में होता है ये, 1 दिन में तो पता नहीं कितनी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, 3-3 मिनट में। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इन स्टेप्स को फॉलो करें, 1-1.5 घंटा लगेगा, हाँ जी साइन करो, तुसी करो, है ना, 1 by 1। वो कुछ नहीं होता जी प्रैक्टिकली, ये समझने के लिए साइन वाइन सब कुछ हो चुका होता है। रजिस्ट्रार ने तो बस अपनी शक्ल दिखा दी है, हाँ जी हो गया, जाओ हो गया। प्रैक्टिकली ये होता है, ये समझने के लिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आप एडवोकेट हो, कल को आपको पूछेंगे जी हाँ जी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आप तो मेरे को पता किसी को नहीं छोड़ोगे आपको पता लग गया है ना, आप कह रहे हो नहीं, आप एक स्टेप कम बता रहे हो। प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई पूछने, वैसे ही कोई आ जाए तो वकील साहब मैंने पता नहीं रजिस्ट्रेशन की होती है, तुम कहोगे नहीं हो, मेरे मुंशी ने पूछ, मैं नहीं कम करता। नो, आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे। अच्छा, यही प्रोसेस अगर आपने कोई गिफ्ट डीड रजिस्टर करानी है वो है, प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है वो है ना, विल करवानी है वो है, अडॉप्शन डीड करवानी है वो है, सारे अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन है क्या
कार की रजिस्ट्रेशन अरे नहीं कि छोटे में वर्ड वो आइडेंटिफिकेशन आरसी सर्टिफिकेट वो समझे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ठीक है। ये सारा कर के फोटो लगा के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं पार्टीज को वापस कर देते हैं ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। तो हमने अभी क्या समझा देखो ट्रांसफर समझी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर ये लगेगी ठीक है। मूवेबल इमूवेबल मूवेबल गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स इमूवेबल गवर्न बाय पहले सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस उसके बाद टीपीए एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ पंजाब नहीं दिल्ली बॉम्बे एंड पंजाब। अब पंजाब में ये नहीं लग रहा सर फिर दूरदर्शन क्या दूरदर्शन फिर आ गया। चलो अब हमें करण सर की जरूरत नहीं है कौन सा वीडियो चलो ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमने समझा ठीक है। उसके बाद हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी समझी फिर हमने इंस्ट्रूमेंट समझा। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा वो सारे ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिल्स है ना सब होते हैं बट टीपीए के लिए क्या आएगा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट ही हम कवर अप करेंगे। क्यों क्योंकि टीपीए डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। सबसे पहली लाइन टीपीए के मेरिट की यही इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है नॉन टेस्टामेंटरी। फिर हमने क्या समझा अटेस्टेशन देन रजिस्ट्रेशन ठीक है। अब आप बेरेक्ट देखोगे इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है इन्होंने इन ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। कुछ नहीं है जो हमने डिस्कस करा सारा वही है और जो अटैच टू अर्थ था उसको अलग से डिफाइन करा हुआ है इन्होंने। हालांकि हमने वो सेक्शन 4 जनरल क्लोज एक्ट में ऑलरेडी कवर अप कर लिया है ठीक है। एक्शनेबल क्लेम के ऊपर है इन्होंने पता क्या किया टीपीए में कोई डेफिनेशन ही नहीं बनाई B2 3 A B C D E F नहीं करा इन्होंने सीधा लिख दिया बस हेडिंग्स बना के डिफाइन कर दिया। आप मार्कर से जाके हाईलाइट कर लेना इनको तो आपको बार बार दिखेंगे सारे कि इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड रजिस्टर्ड अटैच्ड टू अर्थ एक्शनेबल क्लेम। हाँ इसके सामने पर्सन सेट टू हैव नोटिस के सामने लिखो नोटिस। ये नोटिस की डेफिनेशन है। उसको नोटिस कब होगा बंदे को एक फैक्ट के रिगार्डिंग में एक बंदे को नॉलेज कब आएगी जब उसको पता लगेगा। ऑब्वियसली किसी चीज के बारे में किसी को पता लगेगा तभी हम कहेंगे कि इसको नोटिस है पता है इसके बारे में। हाँ वो अवॉइड कर रहा है फिर हम मान लेंगे कि यस ही ऑट टू नो अबाउट दिस। इसको पता होना चाहिए पर ये ड्रामे कर रहा है फिर भी हम कहेंगे। अब जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल क्या लग रही है कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का केस चल रहा है ना और वन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली मेंबर कहे जी मेरे को तो पता ही नहीं केस चल रहा है तब हम क्या कहेंगे ही ऑट टू नो। इसको पता होगा ये उसी घर में रह रहा है इसी ने तो सबसे पहले हाथ उठाया था प्रॉपर्टी के पीछे। अब ये कह रहा है कि केस नहीं चल रहे हमारे FIR में सबसे पहले इसका नाम है तो अब क्या वो कह सकता है कि जी नहीं मुझे नहीं पता नहीं कहेगा तो फंस जाएगा राइट। ये है नोटिस। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन हम जब पढ़ेंगे उसको तब करवा देंगे कि अभी करवाओ बताओ। चलो ये सिर्फ बाद में आएंगे सबसे एंड में है चैप्टर 8 आई थी एक्शनेबल। वैसे एक वन लाइनर अगर मेरे को समझाना हो तो क्या है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम एक क्लेम है जिसको आप लेने के लिए एक्शन ले सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक्शनेबल हाँ वो एक्शनेबल क्लेम है। अगर आप मान लो एक हस्बैंड वाइफ है ना उसने मेंटेनेंस लेना है अपने हस्बैंड से वो दे नहीं रहा वो उसका क्या हो जाएगा एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। अनसिक्योर्ड डेट है
अब हम मॉर्गेज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, लीज कर दी, है ना। और इसमें क्या है, हाइपोथिकेशन, वो जो आप स्कूटी वाली बात कर रहे थे, वो हाइपोथिकेशन होती है जो उसकी बैंक को, है ना। और प्लेज कर दी। इन केसेस में एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। जो अनसिक्योर्ड डेट्स होते हैं, मान लो मैंने आपको पैसा दिया, आप मेरा पैसा देने से मुकर गए, है ना, मेरा एक्शनेबल क्लेम क्या आएगा, सूट फॉर रिकवरी, दैट इज माय एक्शनेबल क्लेम। सो मोटा मोटा क्या है कि जी एक्शनेबल क्लेम में एक सर्टेन अमाउंट होती है, डेफिनेशन होती है, डेफिनाइट इनकम होती है, वो हमें वो मिलनी है, वो लेनी है, जो वो हम लेना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारा एक्शनेबल क्लेम है। एग्जांपल्स इसमें क्या आएंगे, एक तो वही जो आपने मुस्लिम लॉ में सबसे पहले पढ़ा, डावर का राइट है। अब जब मुस्लिम की शादी होती है तो हस्बैंड कहता है ना कि जी मैंने इसको एज अ वाइफ कबूल किया इतना महर देके। कितना महर, कितना है जी, शिया सुन्नी में कितना है, 500 ग्राम तक सर। हाईएस्ट शिया में है वो, सुन्नी में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कितना है, 10 दिरहम्स, राइट। तो वो मिनिमम मैक्सिमम वो उनका पर्सनल राइट है ना, तो वो डेफिनेट तो हो गया, वो उसका क्या आ गया, एक्शनेबल क्लेम, अब वो सूट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड डेट, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, सिंपल एग्रीमेंट कर लिया हमने, ये बैंक पर्सनल लोन दे सकते हैं। हाँ वो सारे वही आ गए। अब पर्सनल लोन का फंडा तो बहुत ज्यादा चलने लग गया है, तभी तो वो कोर्ट में आके कर रहे हैं सीधा केसेस रिकवरी के, वो उनका एक्शनेबल क्लेम है। अगर सिक्योरिटी रखी हुई है प्रॉपर्टी, फिर वो सरफेस आई में जाएंगे, प्रॉपर्टी अटैच कराएंगे, सेल कराएंगे। अगर गहना रखा हुआ है गोल्ड, मुथूट फाइनेंस है, वो गोल्ड बेचेगा, हाँ वो जाएगा तो कोर्ट में ही दिया, हाँ जी इसने पैसे नहीं दिए, हम बेच रहे हैं, पार्टी बनाएगा उसको, आजा देने या नहीं देने, चलो गोल्ड बेचो, समझ रहे हो, है ना, ऐसे नहीं करना, समझ रहे हो वो नहीं करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया, प्रॉफिट अंडर ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आपने मेरे से मेरा ये पेन खरीद लिया रेजिडेंस एकेडमी का, है? मैंने बेच भी दिया ये गुड्स है कि नहीं, ये मूवेबल है, देख लो ये पुराने के काम आ रहा है, ये मूवेबल है। बेनिफिट एंजॉयमेंट ऑफ दिस क्या है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है ये मैंने आपको बेच दिया सीरियसली, चलो बेच दिया, आप गुड्स है, आप लेके पेमेंट नहीं करी, एक्शनेबल क्लेम है। कोई भी दुकानदार कुछ भी आसपास जितने, ये सामने क्रॉकरी वाला है, और जी आया, मैं वो नहीं आया 10 मिनट, अब आया ही 10,000 की क्रॉकरी ले गया आप, एक्शनेबल क्लेम है। क्यों, वो गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, है ना। बेरेक्ट है, मैं आपसे खरीद के ले गया, तो जी आपका नया है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप मेरे को दे दो, पैसे नहीं दिए, एक्शनेबल क्लेम है। वही प्रॉफिट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसको सारी प्रॉफिट, ये मूवेबल ही है बच्चे, वो वैसे बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, व्हेन यू आर फर्म कि जी ये मूवेबल है तो आप आंसर कर दो, ठीक है ना, ये मूवेबल है एलईडी क्योंकि अटैच होगी, बेनिफिट एंजॉयमेंट ऑफ दिस वॉल, दिस इंटायर कैटेगरी, ऐसे। इसलिए कह रहा हूं बुक पढ़ोगे, नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ थ्योरीज, नंबर ऑफ लाइंस, उसमें और पता लगेगा, ठीक है ना। जाते ही एक बार रिवीजन जरूर करनी है और ट्राई टू कवर अप दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक, अगर पॉसिबल है तो जरूर करो। हाँ जी, कोई आपका क्वेश्चन आ रहा था, बाद में करेंगे उसको। अब कंपनी में शेयर है मेरे, एक्शन तो लूंगा अगर मेरे को कंपनी नहीं दे रही, है ना। ये रेंट पे है, मान लो जहां पे हम बैठे हैं, मान लो क्या है ही, तो पैसे नहीं दे रहे हम, है ना, वो क्या करेगा, केस ही करेगा, एक्शनेबल क्लेम है, एक्शन लेगा मेरे पे, उसका क्लेम है एरियर्स ऑफ रेंट। अब जितने भी कोर्ट में हम
रेंट पिटीशंस करते हैं, सबसे पहले क्या डिसाइड होता है? Right. एरियाज ऑफ रेंट होता है सबसे पहले, फेयर रेंट डिसाइड करते हैं कि जी कितना रेंट होना चाहिए। Areas मतलब सारे। pending. अब जब लैंडलॉर्ड आएगा वो तो कहेगा जी इसने 2 साल से रेंट नहीं दिया, टेनेंट और 50,000 रेंट है। अब टेनेंट आएगा जी मैं तो पूरा दिया हुआ है पर रेंट मेरा 5,000 है। मानी किसकी जाती है? Amount ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਉਹ tenant और टेनेंट दी होती है। अमाउंट जो मानी जाएगी टेनेंट की, और landlord. पीरियड माना जाएगा लैंडलॉर्ड का। तो वो फेयर रेंट असेस कर लेंगे जी, हाँ जी इस एरिया का इतना हो सकता है। रीजनेबल। वो बाद में असेस करेंगे, फॉर द टाइमिंग आप इतना दो। तो जैसे कोई दे नहीं अपना रेंट वगैरह तो फिर वो बोल कभी एक्शनेबल क्लेम नहीं रहेगा। हाँ, अब नहीं रेंट दे रहे, वो ऐसे करेंगे तुम्हें रेंट नहीं। वो तो इलीगल वे होगा ना बेचारा, वो इलीगल वे होगा। नहीं, वो तो डराना एक्शनेबल क्लेम नहीं ना होगा। आप कोर्ट में जाके क्लेम कर रहे हो उसके अगेंस्ट, वो एक्शनेबल क्लेम है। ये सभी जो वाला एक्शन वाला है। हाँ, डराने वाला वो नहीं, वो प्रैक्टिकल बात है। देखो जो पूछती है वो प्रैक्टिकल है कि जी डरा धमका के आप कह रहे हो जी दे दे वरना तेरे को घर में नहीं अंदर जाने देंगे। आज ही एक एग्जांपल हुई इसी केस में, अगर आपने पूछा मैं बताता हूँ। एक बंदा, अभी मैं अपने फादर से डिस्कस कर रहा था, मैं कहा जी पेपर नहीं आए, कहता यार वो तो खुद ही फंस गए। मैं कहा कैसे? कहते वो उसके घर को लॉक लगा हुआ था, उसने छलांग लगा के अंदर जाके गुंडा खोल दिया, लैंडलॉर्ड ने पर्चा करवा दिया, एप्लीकेशन दे दी डीएसपी को। पर्चा नहीं, एप्लीकेशन दे दी, कहता जी मेरे घर में ऐसे ही कुछ नहीं। वो उसका राइट है भाई, वो आपको रेंट दे रहा है, आप ऐसे कैसे एप्लीकेशन दे दोगे? सो दिस इज अ टर्निंग वे कि जी आप मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो, समझ रहे हो? बट अगेन यहां पे एरियाज ऑफ रेंट का क्या है? एक्शनेबल करेंगे। ठीक है। अब मेंटेनेंस, अभी बात की थी, वाइफ ने मेंटेनेंस लेना है, अगर डावर है सेम गोज विद मेंटेनेंस उसका। LIC पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये लोग आपको पैसे नहीं दे रहे, एक्शनेबल क्लेम है, केस कर लो। पर वो बेसिकली वो अगर पॉलिसी टाइप आते हैं वो कंज्यूमर में ले जाते हैं, है तो वो एक्शनेबल एक्शन ही ले रहे हो। नॉट ओनली कि आप सूट फॉर रिकवरी ही डालो, जब आप व्हेन यू फॉलो इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर में जाओगे। क्यों करें? फॉलो कर रहे हो? इंश्योरेंस क्या होती है? मान लो ये बिल्डिंग है ना, मुझे खतरा है कि फ्यूचर में ये गिर सकती है, मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है, मैं इसको इंश्योर करवा लूंगा। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है कि जी इतना पर मंथ आप हमें पैसा दे जाओ, अगर आपकी बिल्डिंग को या किसी चीज को कुछ हो गया तो हम आपको पैसा देंगे, अगर हो गया तो। अगर ना हुआ तो आप प्रीमियम भरते जाओ। जैसे आपकी कार है, स्कूटी है, इंश्योरेंस होना जरूरी है वरना चालान कटेगा। वो क्यों होता है? इंश्योरेंस में हम 2 चीजें करते हैं, एक तो फुल इंश्योरेंस होती है ना, डेथ कैप होती है कि मान लो कोई स्कूटी पे जा रहा है, जाते जाते डेथ होगी, इंश्योरेंस है, उसके घर वाले इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हैं कि जी डेथ होगी। अब तो लाखों करोड़ों व्हीकल्स है और डेथ कितनी होती है? बहुत रेयर। सो दिस इज बिजनेस, इंश्योरेंस वाले ये बिजनेस ला रहे हैं, यही कार में होते हैं। दूसरी होती है थर्ड पार्टी। अब आप जा रहे हो एक्टिवा पे, कोई ए बंदा जा रहा है, नेग्लिजेंट है, किसी और एक्टिवा वाले में मार दी, वो मर गया, आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो दूसरी पार्टी को पैसा मिलेगा उसमें से, क्योंकि थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, आप और आपकी स्कूटी बच गए, वो मर गया बेचारा। वो केस करना पड़ता है, मिलता है, देते नहीं है, तभी तो केस होते हैं, तभी तो इंश्योरेंस वालों के केस होते हैं। थर्ड, इंश्योरेंस है ही नहीं, फिर जिसने एक्सीडेंट करा है उसके ऊपर जाएगा और वो पर्सनली देगा। एक मेरे पास चल रहा है MACD का, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी, 2 दिन पहले खत्म हुई थी, लगा बंदा मर गया। मल्टीप्लायर ना मर जाना उसने, बंदा फ्रूट से था, 10-12 लाख रुपया कम से कम मिल जाना, 60 साल का है, एज के हिसाब से वो कॉम्पनसेशन लाओ करेंगे, फंस गए। इंश्योरेंस इज मस्ट, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इज मस्ट, पूरी नहीं करानी ना करो, थर्ड पार्टी मस्ट। इसलिए इतनी वैल्यू है। तभी तो अगर आप पिक्चर देखते हुए, टीवी देखते हुए कभी देखोगे, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आजकल क्रॉप इंश्योरेंस।
किसी को नॉलेज है इसकी? अगर आप चलो पूछ ही रहे हो, आउट ऑफ द वे है। सर क्रॉप्स को इंश्योर करवाते हैं। अब कल बारिश पड़ी, ये क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि क्रॉप्स बढ़ गई, फूल गई है, बड़ी हो गई है, काटने लायक है। अब मान लो खेत का इंश्योरेंस हुआ है, जितना उसने इंश्योरेंस करवाया है, जितनी वैल्यू तक का करवाया है, वो इंश्योरेंस कंपनी थी। समझे? मेरे 10 किले हैं मान लो, मैंने 10 के 10 किलो का करवा रखा है इंश्योरेंस, पर उसकी एक मोटी कीमत भी तो जा रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट भी तो जा रही है उनको। सर एक जैसे केस है कि हमारे रिश्तेदार है ना, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई थी मेडिकल वाली, हाँ। उन्होंने ऑपरेट करवाना था, हाँ। वो पे कर दे, पर अब जब उन्होंने 5 लाख दिए इंश्योरेंस वाले कह रहे हम देंगे नहीं देंगे, तो उसका केस लगेगा कंज्यूमर में, एक्शनेबल क्लेम है, कोर्ट में जाओ ले लो। ये तो बहुत इजी है, सिविल केस से बहुत इजी है। आपने क्लेम लगाया, उनका जवाब आया, एविडेंस उन्होंने दी, हमने दी, बात खत्म। सर वो ऐसे कह रहे कि अभी डेट नहीं है, अभी ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। Whatever may be the reason, अगर आपकी पॉलिसी वैलिड है, you can always get that claim from consumer court। ओ माय गॉड, मतलब इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस तो देंगे वो, राइट? कहाँ पे दे हम इंश्योरेंस में चले गए? एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम है ना, वो हमने सारे पॉइंट कर लिए कि ये एक्शनेबल क्लेम है ना। एक्शनेबल क्लेम क्या नहीं है? ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये तो चलो हो गया, पता है। राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, डेफेमेशन है, डैमेजेस हो गए, मांग रहे हो, एक्शनेबल क्लेम नहीं है, पता ही नहीं है कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। मीन्स प्रॉफिट, अब आप इस प्रॉपर्टी में, अगर हम इसी प्रॉपर्टी में बिना किराए, लीज खत्म होने के बाद अगर एक कोई बंदा रहता है 1, 2, 1.5, 2 साल 3 साल, तो हम कहते हैं जी मीन्स प्रॉफिट दो, इसने इलीगल वे में मेरी प्रॉपर्टी यूज करी है। वो तो फ्यूचर कंटिजेंसी है, कोर्ट अलाउ करे ना करे, सर्टेन तो नहीं है ना। सर ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान एक्शनेबल क्लेम हुआ। कहाँ जा रहे हो? भाई जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, हर चीज इस पे कवर अप नहीं होगी, जो होगी वो बता दी, अब नहीं, जो लीगली हम बात कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दो, ठीक है? और वो जो आप बात कर रहे हो ड्राइविंग है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहाँ जा रहे हो? पर टीपी रहे हैं, हौच पौच मत करो, इसको सीखो कि है क्या, ध्यान से। हाँ जी, मीन्स प्रॉफिट समझे? कितने लिखे हैं सर एक वर्ड में, कभी की? क्या लिखे शायद केड़ा? CPC पढ़ रहे हो? CPC चल ठीक है। अगेन आपका मॉर्गेज डेट, प्लेज वाले, ये सारे उसमें हो गए, है ना। इसके बाद आ गया अपना, हाँ, कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कॉपीराइट एक्ट है, मैंने कोई इन्वेंशन की, मेरा उसका कॉपीराइट है। सॉन्ग्स में भी कॉपीराइट। हाँ, वो सारे जितने भी सॉन्ग वाले हो गए, है ना, ये अपना हो गया, कोई इन्वेंशन करी है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, बट हाँ आप उनको उनके कॉपीराइट एक्ट में जाके कर सकते हो, टीपीए में आके आप नहीं करोगे, क्योंकि वो इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ गया, टेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आया। हमने टेंजिबल की कैटेगरी में मूवेबल किया, इमूवेबल किया, फिर इमूवेबल के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किया। इंटेंजिबल तो विच कैन नॉट बी टच्ड, कॉपीराइट को टच कर सकते हो? नहीं, एग्जिस्टेंस है, कॉपीराइट एक्ट में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपने अपने दिमाग से पैदा की, क्या उसको छू सकते हो? नहीं, राइट है, राइट रेट बाय लॉ है। क्या अमाउंट होगा, कुछ होगा, कुछ भी सर्टेन नहीं है। ये सारा ये एक्शनेबल क्लेम हमारा होगा। अगर इसके ऊपर आप डेफिनेशन देखो एक्शनेबल क्लेम की, सबसे पहली लाइन ही यही है, देखो, एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी डेट। ये एनी डेट का मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड मनी डेट, इसके ऊपर ही लिख लो। Any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property, hypothecation, pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in the possession of the claimant which the civil courts recognize as affording grounds for relief, which such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent।
जितना हमने पहले सीखा एक्शनेबल क्लेम के बारे में, उसमें से एक भी लाइन इसके साथ समझ में आई? नहीं आई ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डीबीए की लैंग्वेज डिफिकल्ट है सारा कुछ वही। अगर मैं ये लास्ट के 4 वर्ड्स आपको कराऊं, ये है क्या, तो क्या है? तो वो कह रहा है कि ये जो वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी ड्यू है, पेएबल है, मैंने पैसा दिया, आपने दिया नहीं, एग्जिस्टेंट है वो डेट। दूसरा क्या है? एक्रूइंग डेट, जो डेट बार बार आ रहा है, पेएबल एट फ्यूचर डेट होएगा, जो जमा होता जा रहा है आपका, एक्रूइंग। कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब कि जी एक ऐसी कंडीशन लगा दी तब वो जाके आपका ड्यू होगा डेट। फोर्थ, कंटिंजेंट, कि जी ऐसा कोई एक्ट होगा फ्यूचर में तो मैं जाके वो जब कंटिंजेंसी पूरी हो जाएगी तब मैं जाके आपका ये कोई पैसा या कोई चीज आपको दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। जब वो कंटिंजेंसी हो गई, पर्टिकुलर इवेंट हो गया, तब मैं ये एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जी मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा प्रोवाइडेड सी की डेथ हो जाए 10 जनवरी 2026 तक। अगर वो 11 जनवरी को मरता है, आप मेरे पे केस नहीं करोगे, क्योंकि ये कंटिंजेंट है। एक इवेंट मैंने डिसाइड कर दिया, वो इवेंट नहीं हो रहा, फिर डील विद दिस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप समझे? ये 4 चीजें अभी आपको समझ आ गई कि अगर ऐसी कोई चीजें हैं और वो हो चुकी हैं, कंडीशन पूरी होगी, कंटिंजेंसी पूरी होगी, एग्जिस्टेंट डेट है, एक्रूइंग डेट है जो फ्यूचर में भी आ चुका है, उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? वो एक्शनेबल क्लेम बन गया आपका। अब आया समझ में? अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ोगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्शनेबल क्लेम। और इसके सेक्शन इसके साथ ही लिख लो, पीछे से देखो कौन से सेक्शन है। 132 एंड इट्स नॉट एंड, इट्स 132 टू 137, सारे के सारे एक्शनेबल 130 से ऑनवर्ड्स, 130 से लेके 137। देखो चैप्टर 8 130 से लेके 137, ये सारे हम एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे बाद में सबसे एंड में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 1, नोटिस के नीचे सेक्शन 3 एक्शनेबल क्लेम के नीचे मैंने हेडिंग क्या बनवाया है? नोटिस। एक तो एक्चुअल हो गया, एक वो जानबूझ के कह रहा है बट हम मानेंगे कि इसको नोटिस है। एक्सप्लेनेशन 1 इतनी बड़ी लिख रखी है, इसके सामने एक हेडिंग लिख लो, रजिस्ट्रेशन एज नोटिस। क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इट विल एक्ट एज ए नोटिस। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट पेज, एक्सप्लेनेशन 2। इसके आगे लिखो एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस। थर्ड एक्सप्लेनेशन, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन 3 क्या है? अब ये प्रिंसिपल हमने टीपीए को कैसे पढ़ा कि टीपीए इज टू बी रेड विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये उसकी क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था हमने इसका? हाँ, इट हैज कंप्लीटेड। प्रिंसिपल एजेंट कहां पे लिखे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में। ये टीपीए ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, 2 पढ़ लो, छोटी सी है, देखो क्या है। Any person acquiring any immovable property or any share or interest in any such property shall be deemed to have notice of the title of any person who is for the time being in actual possession thereof.
कि अगर वो एक्चुअल पोजेशन में है तो उसका टाइटल भी होगा, इसलिए हमने क्या लिखा, एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस। ये कमरा है, इसको जिसने भी लीज में लिया है, सामने वाले फ्लैट वालों को ये नोटिस एक्ट करेगा कि ये जो बिल्डिंग है इस पोर्शन की, ये इनकी है, एकेडमी वालों की, क्योंकि इनका पोजेशन है, यहाँ पे इनका सामान पड़ा है, क्लासेस लगती है लाइव, ऐसे। सो एक्चुअल पोजेशन एक्ट्स एज ए नोटिस, ठीक है ना। अब नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट के हम वहां पे सेक्शंस बढ़ेंगे सारे कि जी क्या होता है ये सब। अब एक्ट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, गुड्स भेजनी है उसने, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, बाऊ है, बड़ा बिजी है, वो सेठ आदमी है, उसने आगे बंदे रखे हुए हैं, वो बंदे क्या है, वो एजेंट है। अब दुकान में देखा, जब हम छोटे होते दुकानों में जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, वो थैला लेके पहुंच जाते हैं, जी हमारी दवाइयां खरीदो, वो कंपनी का एजेंट है कि आज ये नई दवाई आई है जी, डॉक्टर साहब को बेचने आए हैं। कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे वेल सूटेड बूटेड बंदे आते हैं बैग लेके, वो एजेंट्स होते हैं कंपनियों के। अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट मींस कंपनी के साथ हो गया, उसको पेमेंट दे दी मतलब उसको नोटिस हो गया, मतलब वो एजेंट है। नोटिस टू एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल, दैट इज कंपनी। समझे? अब शी इज वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में और एग्जांपल्स आ रहे हैं। बहुत आएंगी जी, जैसे वो पार्लर वाले आते हैं, वो अपने सैंपल्स लेके, बिल्कुल। लड़की हो तो आप ये कह सकते हो, आपका हक है पूरा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कल करवा चौथ है। बिल्कुल, कोई भी पार्लर है, ठीक है। राशन की दुकान पे जाओगे, वो चीनी वाला आएगा, जी हमारे ऑर्डर लिखा दो, हमें कितने बोरियां भेजू। सारे आते हैं जी, हर एक अपनी कंपनी का ब्रांड को बेचने के लिए आता है, और दैट पर्सन एक्ट एज अ एजेंट। उसको नोटिस दिया मतलब जो उसकी कंपनी है। अब रामदेव है, पतंजलि कंपनी है, उनके ऑर्डर लेने आते हैं, हाँ जी इतना माल भेज दो, ये चीजें भेज दो। अब ये नोटिस इज इक्वल टू एजेंट को सीधा रामदेव को नोटिस है, उसकी पतंजलि को नोटिस है। ऐसे समझ लो। दो लेक्चर में अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज सीखी है। टीपीए हैज नॉट जस्ट स्टार्टेड। सिर्फ बेसिक फंडा के ट्रांसफर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एक्ट ऑफ पार्टीज क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, टेस्टेशन, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल तो हमने सेल ऑफ गुड्स में कर ली है। समझो? सारा आ रहा है, दिमाग में बैठ रहे है ना। इसके बाद हम करेंगे अपना सेक्शन 5 स्टार्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। ठीक है, 5 मिनट पढ़े करते हैं, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी कैसे। ठीक है, एक शॉर्टेस्ट वे बताता हूं, सिंपल। मुड़ के आपने इस बेरेट के ऊपर झांकना ही नहीं जिंदगी में। इसके 6 एसेंशियल है सेक्शन 5। हाँ जी, सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 6 एसेंशियल्स। नंबर 1, लिखी जाओ उसको ऐसे। नंबर 2, three, 4, 5, 6, 7,
लो जी, दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 5. सो अब बेरेट खोलो, लिख लिया सबने, लिख लो आराम से. देखो बेरेट को इसके साथ मैच करेंगे हम, ये क्या लिखा है इसमें. हाँ जी, बेरेट क्या है? करण हो गया? कन्वेज, कन्वेज. आ गया? लेट अस रीड सेक्शन 5 क्या कहता है. इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, यही लिखा हमने. क्या मीनिंग है? मीन्स एन एक्ट नंबर 1 by which a living person, number 2 conveys, number 3. ठीक है, प्रॉपर्टी ये नंबर 5 है. इसके साथ ही है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. 4th क्या करता है कन्वे? इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. नंबर 5 प्रॉपर्टी. किसको? टू अनदर पर्सन. नंबर 6 इसमें क्या लिखा है? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ and one or more other living persons. एक तरफ तो लिविंग पर्सन को होगी जी, दूसरी तरफ होगी हिमसेल्फ, तीसरी तरफ हिमसेल्फ एंड लिविंग पर्सन अदर, कोई भी वन और मोर. 3 कैटेगरी होगी इसमें. ठीक है. एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट. अगर वैसे आप इसको पढ़ते बहुत टाइम लगता. अब इसमें 6 एसेंशियल आ गए. क्या है ट्रांसफर प्रॉपर्टी? इट इज एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज, कुछ देता है उनको आज के टाइम में और फ्यूचर के टाइम में. क्या देता है? प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? और इमूवेबल. किसको देता है? टू अनदर पर्सन और टू हिमसेल्फ और टू दोनों को. दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो गया हमारा, सिलेबस खत्म. अगला सब्जेक्ट हम कल शुरू करेंगे. कल मतलब मंडे. कल शुरू करेंगे हम रजिस्ट्रेशन एक्ट. समझे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करना जी हुआ बनाया हुआ है. मुश्किल है. क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? कुछ नहीं है. एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन